Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो अगेन एक क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहने वाले हैं। एम्स के जो पहले एम्स के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो एमसीक्यू, ठीक है। और एमसीक्यू कैसे रहेंगे, जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करेंगे, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे हुए हैं और आपको तो पता होना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में से ये एमसीक्यू बना हुआ है, डायरेक्ट भी पूछा हुआ है, उसको मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से अपन सेशन आज का रखेंगे। और हमारे अभी क्या सीक्वेंस बेस्ड पेपर हमने बनाए, 10 मॉडल पेपर हमने बनाए, जिसके अंदर आपके जिन भी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज के ऊपर अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है, या फिर सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज क्या होते हैं समझ नहीं आ रहा, तो वो अगर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहे तो स्टूडेंट हमारी अब जो मॉडल पेपर हमने बनाए हैं, अभी 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं, तो वो जरूर बाय कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ किस प्रकार से एमसीक्यू आएगा तो किस प्रकार से आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरा जो नोटसेट पैटर्न रहेगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो आपको आरएनसीसी की जो ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। फर्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री टेक्निक इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कंजप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री टेक्निक, ऐसी कौन सी इन्वेंट्री टेक्निक है जो किस पे बेस्ड है, वैल्यू ऑफ कंजप्शन से, ठीक है। किस प्रकार से उसका जो कंजप्शन हो रहा है उसके ऊपर उसकी क्या है वैल्यू है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, एचएमएल एनालिसिस या फिर एसओएस एनालिसिस, ठीक है। तो ये एमसीक्यू डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा गया था आपको, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। कंजप्शन के ऊपर अपन क्या करेंगे, कौन सा एनालिसिस अपन करेंगे, तो उसे हम कौन सी इन्वेंट्री टेक्निक कहेंगे। देखो इन्वेंट्री को क्या कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार से क्या है कि टेक्निक्स अप्लाई की जाती है। तो उन टेक्निक्स के अंदर आपको देखो ऑप्शंस के अंदर नाम दिए गए हैं, ये सारी की सारी क्या है टेक्निक्स है जो किसके ऊपर ये अपना कंट्रोल रखती है, इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है। इन्वेंट्री लाइक कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल सप्लाईज वगैरह हो सकती है, तो किसी भी प्रकार की इन्वेंट्री अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है, इन एनालिसिस का काम है। क्योंकि ये क्या करेंगे, इन्वेंट्री यहाँ पे पता लगाएंगे भाई कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा काम आ रहा है उसको ज़्यादा मंगवाएंगे, कौन सा इक्विपमेंट कम यूज में आ रहा है, कौन सा इक्विपमेंट की कॉस्ट ज़्यादा है, कौन से इक्विपमेंट की कॉस्ट कम है। तो ये अभी अपन सब देखने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू इनसे बनता है, इन्वेंट्री कंट्रोल से एक एमसीक्यू तो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए, तो वैल्यू ऑफ कंजप्शन के ऊपर अपन कौन सी इन्वेंट्री यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा अपना करेक्ट, एबीसी एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए एबीसी एनालिसिस क्या होती है, इसके बारे में अपन समझते हैं। फर्स्ट वन क्या है, एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस से आप क्या समझोगे, ए से क्या हो जाएगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो देखिए एबीसी एनालिसिस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि अपन ने हॉस्पिटल्स के अंदर क्या है, अपनी कॉस्ट क्या है, पूरी 100 रुपीज की अपनी कॉस्ट है, मतलब एक्स कॉस्ट हो सकती है। लाइक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 100 रुपीज की कोई कॉस्ट है, ठीक है। अब लाइक जैसे इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर कैटेगरी आती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ए कॉस्ट वाले की, जो ए कैटेगरी के अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, 100 में से 70 रुपीज तो केवल इन्हीं की है, ए कॉस्ट वाले की, ठीक है। बट ये कितना सा हॉस्पिटल्स के अंदर इनका जो परसेंटेज कितना रहता है टोटल आइटम में, लाइक 10%। समझ रहे हो आप कि 10% ही कॉस्ट, 10% आइटम अपन मंगवाते हैं। लाइक अपने पास में क्या है, 100% अपने पास में कोई आइटम्स वगैरह के अपने पास में पैसे हैं, बट हमने मंगवाया कितना, 10%, उसमें अपने कितने पैसे खर्च हो गए, 70 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ए कैटेगरी वाली जो इसके अंदर जो रहते हैं इन्वेंट्री, वो क्या रहती है, कॉस्टली, और ये कितनी यूज आती है, 10% यूज में आती है, बट इसका कॉस्ट कितना रहता है, कॉस्ट काफी हाई रहता है। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, एंड ये क्या है, टोटल आइटम। अब देखिए बी कैटेगरी के अंदर क्या आएंगे, ओनली 20%, ठीक है। और इनका हॉस्पिटल्स के अंदर आइटम भी कितने रहते हैं, 20% इनके क्या रहते हैं, एबीसी एनालिसिस के अंदर आइटम रहते हैं। कॉस्ट उसकी कितनी रहेगी, 100 में से 20% कॉस्ट तो इन्हीं की रहेगी, बी कैटेगरी वाले की। और ये कितने कंज्यूम होते हैं, 20% इनको कंज्यूम करते हैं। 10% वाले इससे भी कम कम कंज्यूम होते हैं, बट इनकी कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद में आते हैं सी कैटेगरी के। अब देखिए सी कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि इसकी कॉस्ट तो क्या रहती है, सबसे कम रहती है,
बट इनका यूज क्या रहता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है यूज देखने को मिलता है। तो देखिए ये अपने पास में 100% यहाँ पे बजट था, इसका 70% किसने कंज्यूम कर लिया, कैटेगरी ए ने, बी ने कितना कर लिया 20% एंड सी ने कितना कर लिया 10%। बट इनका जो यूज है आइटम्स का सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा आइटम्स का यूज किसका था, सी कैटेगरी वाली का, उसके बाद में किसका था, बी कैटेगरी वाली का, उसके बाद में किसका था, ए का। ठीक है, लाइक जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह है, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी ए के अंदर। बट इनका यूज हर पेशेंट पे अपन नहीं करते हैं ना, इसलिए अपन क्या, कॉस्ट तो सबसे ज्यादा हो गई और इनका यूज जो है वो हर पेशेंट पे नहीं होता है। मतलब कुछ सिलेक्टिव, जो आईसीयू के अंदर हो गया तो आईसीयू के अंदर सिलेक्टिव पेशेंट रहते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं वार्ड में इतने पेशेंट भर्ती है उतने उतने अपन एडमिट कर रहे हैं आईसीयू के अंदर ही। तो समझ रहे हो आप, यहाँ से एबीसी एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वैल्यू ऑफ कंजप्शन के ऊपर क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखो इससे, इसके अलावा और क्या एमसीक्यू बनेगा कि कैटेगरी ए वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर इक्विपमेंट्स है, फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टॉक्स है, कैटेगरी ए स्टॉक्स, इनको अपन को क्या करना है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होता है इनके ऊपर। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने का मीन्स क्या है कि एक तो इनकी जो सप्लाई होती है वो अपन लिमिटेड करवाते हैं। ठीक है, अब आगे जहाँ आगे इंस्ट्रूमेंट की जो केयर वगैरह है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। वेंटिलेटर मशीन अगर खराब होती रहेगी तो बार बार जो है वो स्टॉक अपना खराब हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे कंट्रोल रखना है और इसका जो है वो कब करते हैं अपन, वीकली बेसिस के ऊपर अपन इस इन्वेंट्री कंट्रोल को अपन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं कैटेगरी ए वाली को। अब कौन सी आएगी, कैटेगरी बी को। ठीक है, इसकी क्या कॉस्ट होती है, इसकी कॉस्ट होती है मीडियम कॉस्ट। ठीक है, टोटल बजट का ये 20% कंजप्शन कर लेती है और इसको अपन क्या करते हैं, मंथली बेसिस के ऊपर अपन इस इन्वेंट्री कंट्रोल को अपन एसेस करते हैं। इसके बाद में क्या आती है, थर्ड नंबर कौन सी आएगी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में को क्या आता है, वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, वेरी लो कॉस्ट आइटम्स इसके अंदर आते हैं। तो इसको जो है वो क्वार्टरली बेसिस, ठीक है, साल में 4 बार ही बस रहता है इनकी इन्वेंट्री कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी ये क्या हो गया अपना एबीसी एनालिसिस। ठीक है, ये क्या हो गया, एबीसी एनालिसिस, ये अपना किसका टॉपिक है, नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है। इसके बाद में देखिए क्या एनालिसिस आपको दिया गया है, वो है वेड एनालिसिस। तो देखो वेड एनालिसिस ये किसके ऊपर रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम्स। तो देखिए एग्जाम के अंदर वीईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो वी से क्या आप समझते हो, वाइटल। ई से आप क्या समझते हो, एसेंशियल। एंड डी से आप क्या समझ सकते हो, डिजायरेबल। अब देखिए इसका मैंने क्या बताया, वीड एनालिसिस का ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम। मतलब ये है कि जो वाइटल्स, जो अपने वाइटल या फिर वेरी एसेंशियल फंक्शनिंग करने वाले सामान को अपन किस में रखते हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स को हम किस में रखते हैं, वाइटल के अंदर रखते हैं। अब वाइटल्स के अंदर क्या क्या आता है अपना, ऑक्सीजन सप्लाई। एसेंशियल के अंदर अपन क्या रख सकते हैं, एंटीबायोटिक, आईवी फ्लूइड। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, वाइटल के अंदर बिना ऑक्सीजन सप्लाई के तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो है वो सिंगल डे भी नहीं रन कर सकता। ठीक है, एसेंशियल के अंदर क्या आता है कि ठीक है हम थोड़ा डिले बर्दाश्त कर सकते हैं। बट डिजायरेबल के अंदर ये है कि ठीक है भाई, हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो फिर जो अटेंडर है वो बाहर से अरेंज कर सकता है कि नहीं। तो मतलब इन जो इन्वेंट्री का जो अनअवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है, डिजायरेबल जो थिंग्स है, लाइक जैसे कप सिरप है। ठीक है, अब इसकी अनअवेलेबिलिटी से क्या होगा, हॉस्पिटल चलना बंद नहीं हो जाएगा। मगर एंटीबायोटिक्स अगर हॉस्पिटल्स में आईवी फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, तो हॉस्पिटल्स रन नहीं कर पाएगा इजीली। तो ये कौन सा एनालिसिस होता है, ये होता है वीईडी एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। एमसीक्यू पूछा हुआ है इससे भी, तो ध्यान में रखना, एग्जाम में एमसीक्यू बनते हैं इस टॉपिक में से। नेक्स्ट थर्ड वन कौन सा आता है, एचएमएल। एचएमएल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल अपने पास में आया है उसकी प्राइस क्या है, उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए एच से क्या मतलब हो जाता है, एच से मतलब होता है हाई, एम से होता है मीडियम, एंड एल से क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, लो वैल्यू आइटम्स, मीडियम वैल्यू आइटम्स एंड हाई वैल्यू आइटम्स। लाइक हाई वैल्यू में आप क्या ले सकते हो, जैसे वेंटिलेटर्स होते हैं। ठीक है, ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, स्कोप्स वगैरह होते हैं।
ठीक है, तो ये सभी किस में अंदर आते हैं, हाई के अंदर। ओके, तो ये कौन सा एनालिसिस हो गया, HML एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस की मैं बात करूं तो वो कौन सा होता है, एफएसएन एनालिसिस। तो देखिए एफएसएन एनालिसिस किसके ऊपर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, कौन से स्टॉक का कितना यूटिलाइजेशन होता है उसका एनालिसिस अगर आपको करना है तो किसके अंदर आता है, एफएसएन एनालिसिस। तो देखिए एफ का क्या मतलब हो गया, फास्ट मूविंग। ठीक है, जो ऐसे आइटम्स जो वेरी फास्ट क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फास्ट मूविंग। एस से क्या होता है, स्लो मूविंग। एंड एन से क्या हो गया, नॉन मूविंग। ठीक है, जो इतने फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल्स में काम में नहीं आते हैं, पड़े रहते हैं, तो उनको अपन किस में काम में लेते हैं, एन एन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो एफएसएन एनालिसिस किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। इसके बाद में जो फिफ्थ वन एनालिसिस होता है वो कौन सा होता है, गोल्फ एनालिसिस। ठीक है, देखो एनालिसिस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इस एक एमसीक्यू पे मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, एमसीक्यू बनेगा इससे, जहां तक मेरा मानना है एमसीक्यू बनता आया है। तो देखिए गोल्फ एनालिसिस होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, सोर्स ऑफ मटेरियल पे क्या करता है, बेसिस करता है। ठीक है, देखो एमसीक्यू आपको ये भी पूछ सकते हैं कि गोल्फ एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एचएमएल एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एफएसएन एनालिसिस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वेड किसके ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसे एमसीक्यू भी बन सकते हैं इससे। तो देखो गोल्फ से क्या होगा, GOLF। जी से क्या हो जाएगा, अपनी जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के बाद में जो ऑर्डिनरी कंपनीज है वो सप्लाई कर रही है। ठीक है, अपन ने क्या मार्केट गए, लोकल से अपन ने पैरासीटामोल खरीद के लाके हॉस्पिटल में दे दिया, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, लोकल में आपको पैरासीटामोल मिल सकती है हॉस्पिटल के बाहर भी, तो वो क्या हो गया, लोकल। एंड एफ से क्या हो जाएगा, फॉरेन। जो आउट ऑफ कंट्रीज वगैरह से अपन क्या इन्वेंट्री वगैरह मंगवाते हैं, तो वो कौन सी होगी, फॉरेन इन्वेंट्रीज। तो ये सब किसके अंदर आती है, गोल्फ एनालिसिस के अंदर। मतलब क्या है, सोर्स ऑफ मटेरियल, इन्वेंट्री का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से उसको हॉस्पिटल के अंदर आपको मैनेज करके रखना है, तो ये किसके अंदर होता है, गोल्फ एनालिसिस के अंदर। अच्छा, एक ऑप्शन के अंदर आपको और नाम देखने को मिला था, सोर्स एनालिसिस। तो देखो सोर्स एनालिसिस के अंदर आप क्या पढ़ोगे, सोर्स एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, SOS। ऐसे आप क्या समझ सकते हो, सीजनल। ठीक है, सीजनल इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो क्या है कि जो स्पेसिफिक सीजन्स के अंदर ही आपको क्या है कि ऐसी इन्वेंट्री चाहिए, बाकी आपको इन्वेंट्री का काम में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, OS से आप क्या समझ सकते हो, ऑफ सीजनल। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार की इन्वेंट्रीज हैं जो किसके अंदर आ सकती है, SOS एनालिसिस के अंदर। ठीक है, तो अपने कुछ टोटल टाइप के एनालिसिस को हमने यहाँ पे ब्रीफली अपन ने यहाँ पे समझ लिया है, और इस एक एमसीक्यू से अपन ने मोर देन 10 to 15 एमसीक्यूज अपन ने सोल्व कर लिए। इस अब आपके इतना मैं श्योर हूँ कि आपके एनालिसिस का जो एमसीक्यू है, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स है, वो एटलीस्ट आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए मेंटली रिटार्डेड 14-year-old बॉय, एक बॉय है मेंटली रिटार्डेड, हैज लॉन्ग फेस है, लार्ज ईयर्स, माइक्रो पेनिस एंड लार्ज टेस्टिस। क्रोमोसोम एनालिसिस इज लाइकली टू डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक 14 ईयर मेंटल रिटार्डेड एमआर का पेशेंट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो उसके अंदर आपने क्या किया, क्रोमोसोमल क्या आपने एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करके आपने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि कौन से क्रोमोसोम के यहाँ पे डिफेक्टिव हो सकता है। तो ट्रायोसोमी 21, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13, या फिर फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। एमसीक्यू पूछा हुआ है। तो देखिए ये जो सारा आपको करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, तो ये किसके हैं, अपने फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम के हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम अपना देखो ऑप्शन ए के अंदर क्या है, डाउन सिंड्रोम। एक एमसीक्यू आपके सिंड्रोम से कंफर्म बनेगा, क्योंकि बनता आ रहा है, एम्स का पैटर्न है कि सिंड्रोम से एक एमसीक्यू तो पूछ ही लेता है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में पूछो चाहे सेकंड शिफ्ट में पूछो। ठीक है, दोनों से कोई सी भी शिफ्ट के अंदर वो पूछ सकते हैं। बाकी देखिए 18 नंबर कौन सा होता है, एडवर्ड।
ई से एडवर्ड, ई से 18। मैंने इस तरह से याद किया, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। डाउन सिंड्रोम का तो आपको भूलोगे ही नहीं कभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है 13 नंबर, इसका कौन सा हो गया, पटाउ सिंड्रोम। अब पटाउ सिंड्रोम को आप किस प्रकार याद कर सकते हो, मैं तेरा, ठीक है, मैं तेरा, तो आप समझ रहे होंगे, तो उसको हम क्या समझ सकते हैं, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मदर ऑफ ए 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एक 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, इज कंसर्न, उसकी मदर जो है वो क्या है, कंसर्न है अपने बच्चे को लेके, देट हर बेबी में बी टीथिंग, कि भाई हाँ उसके बच्चे के जो है वो टीथ इरप्शन हो रहे हैं। यू एक्सप्लेन टू हर दैट द फर्स्ट टीथ टू इरप्ट इन मोस्ट चिल्ड्रन आर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपसे पूछा है कि सबसे पहला टीथ कहाँ बनता है, कहाँ निकलता है, ये पूछा है। बस थोड़ी लैंग्वेज आपको थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं, बार बार एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, पीडियाट्रिक का एमसीक्यू है तो। और देखिए ऑप्शंस के अंदर भी आपको इस बार थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखिए एक मदर है 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट की, वो अपने बच्चे को लेकर कंसर्न है कि भाई उसको जो है वो टीथ आ रहे हैं, ठीक है। यू एक्सप्लेन, अब एज ए नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक्सप्लेन करो, उसके एंजाइटी को कम करो, आप उसको बताओगे कि फर्स्ट टीथ जो है वो इरेप्ट कहाँ होता है। ऑप्शन अपने पास में क्या है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसिजर में, मैक्सिलरी लेटरल इंसिजर में, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में, या फिर मैंडिबुलर कस्पिड्स के अंदर, कहाँ अपना फर्स्ट टीथ इरेप्ट होता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए के अंदर क्या है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। अपर वाला कौन सा होता है, मैक्सिला, नीचे वाला कौन सा होता है, मैंडिबल। मैंडिबल के अंदर भी कौन सा, सेंट्रल इंसिजर, ठीक है, ये सबसे पहले डेवलप होता है। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में देखिए ऑप्शन, इसके बाद में क्या होगा, इरेप्ट कौन सा होगा, सेंट्रल इंसिजर कौन सा, मैक्सिलरी वाला। ये कब इरेप्ट हो जाएगा, इसका भी अपने को बताना है कि 5 to 7 मंथ के अंदर 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 क्या हो जाता है कि मैंडिबुलर सेंट्रल इंसिजर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में 6 to 8 मंथ के अंदर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बाद में जो लेटरल इंसिजर्स हैं, ठीक है, जो लेटरल इंसिजर्स है वो कब डेवलप देखने को मिलेंगे आपको, 7 to 10 या फिर 11 मंथ्स के अंदर ये डेवलप हो जाएंगे, ओके। और जो कप्सिड मैंडिबुलर वाले टीथ है वो कब डेवलप हो जाते हैं, 16 to 20 मंथ्स के अंदर अंदर इनका भी डेवलपमेंट शुरू होता है या फिर डेवलप हो चुके होते हैं बच्चों के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपना, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसिजर। सेंट्रल इंसिजर सबको पता था, बट थोड़ा मैंडिबुलर वर्ड लाके थोड़ा और इसको थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट किया। तो एमसीक्यू एकदम ईजी है, बस आपको थोड़ा अपने अवेयरनेस के साथ में सोल्व करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड ऑफ एन HIV पॉजिटिव मदर, एक HIV पॉजिटिव मदर है, उसका क्या बच्चा है, 2 मंथ का है। इन योर पीडियाट्रिक प्रैक्टिस, आपके पास में पीडियाट्रिक केयर के अंदर आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी शुड बी कंसिडर फॉर दिस चाइल्ड। अब इस आपको जो कौन सी थेरेपी आपको कंसिडर करनी है इस बच्चे के लिए, मंथली इवैल्यूएशन फॉर कापोसी सार्कोमा, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूमोसिस्टी जीरोवेसी न्यूमोनिया, विटामिन सी सप्लीमेंटेशन, या फिर ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। 2 मंथ का बेबी है, HIV पॉजिटिव मदर के डिलीवर हुआ था, अभी आपके पास में वो आया है पीडियाट्रिक केयर में। तो कौन सी थेरेपी को कंसिडर करना है उस बच्चे के लिए। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा हुआ भी है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, तो देखिए HIV पॉजिटिव मदर है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे के लिए आपको क्या करना है कि प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी न्यूमोनिया, ठीक है। पहले इसको हम क्या बोलते थे, न्यूमोसिस्टिक कार्नी, ठीक है। अभी ये दोनों ही यहाँ पे सिमिलर सी नेम्स है,
तो आपको क्या करना है, इसके जो न्यूमोनिया के खिलाफ आपको क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू कर देना है, ठीक है। कापोसी सार्कोमा बच्चों के अंदर नहीं देखने को मिलता। विटामिन सी सप्लीमेंटेशन एंड ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन की जगह आप क्या दे सकते हो, आईपीवी, ठीक है। आईपीवी यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट करेगी बच्चे के लिए। ओरल पोलियो वैक्सीन जगह आपने इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आपको बेबी को पहुंचानी होती है, क्योंकि ये जो है वो पैरालाइटिक पोलियो वगैरह ये सारा कंडीशन कोज कर सकता है बच्चे के अंदर, ठीक है। विटामिन सी सप्लीमेंटेशन तो एक अलग बात है, मगर ये आप इस प्रकार से आप जो है वो बच्चे को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कापोसी सार्कोमा होता नहीं है तो आपको प्रोफाइलैक्सिस आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। बाकी जो अगर बच्चे को मीजल्स वगैरह हो जाता है पोलियो HIV के टाइम पे, ठीक है, HIV अगर मदर को है, बच्चे को मीजल्स वगैरह होता है, तो आप क्या करो, मीजल्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको देने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आप ट्रीटमेंट चलता रहेगा, मगर इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी न्यूमोनिया, जो इसी से डेथ होती है मोस्ट कॉमन HIV वाले पेशेंट्स के अंदर। तो न्यूमोनिया को आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट MCQ, ए प्रीवियसली हेल्दी 2-year-old चाइल्ड इज नोन टू हैव सिकल सेल डिजीज, ठीक है। प्रीवियसली हेल्दी बच्चा था, बट अभी उसको क्या हो गया, सिकल सेल डिजीज। सी नाउ हैज 1 hour हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइडेड वीकनेस एंड अटैक्सिया। अभी उसको क्या हो गया, 1 घंटे से उसको क्या हो रहा है कि हिस्ट्री रही है उसकी, लेफ्ट साइड में वीकनेस देखने को मिल रही है और अटैक्सिया की कंडीशन भी अपीयर हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ हर लाइकली डायग्नोसिस। तो आपको क्या पूछा यहाँ पे, देखो इसी प्रकार से आपको क्या प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ पूछेंगे, सिनेरियो बेस्ड MCQ पूछेंगे। उसके अंदर क्या होता है कि आपके फर्स्ट स्टेप पूछ लेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पूछ लेंगे, फर्स्ट असेसमेंट पूछ लेंगे, फर्स्ट डायग्नोसिस पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूछेंगे, वो चारों ऑप्शन ही हो सकते हैं वहाँ पे सही हो, मगर उसके अंदर भी बेस्ट कौन सा सही है, इस प्रकार के MCQ आएंगे आपके सिनेरियो बेस्ड और या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड MCQ के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा, हो सकता है कि आपको 50 से 60 MCQ जो है वो इस प्रकार के देखने को मिले। बाकी जो थ्योरी पढ़ के गया है उसके लिए भी पेपर अच्छा होगा, बट सिनेरियो बेस्ड MCQ अगर उसने बोला है तो वो देगा कम से कम 50 क्वेश्चंस तो आपको सिनेरियो बेस्ड MCQ मिलेंगे वहाँ पे। आपको मोर देन 50 भी मिल सकते हैं, बट 50 तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलना ही चाहिए, कि उसने अलग से नोटिफिकेशन बना के दिया है एम्स ने, तो ये तो होगा, ठीक है। बाकी जिसने थ्योरी वगैरह पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो वो भी उसके लिए बेनिफिट रहेगी, क्योंकि थ्योरी के भी MCQ बनेंगे, ठीक है। थ्योरी के भी बनेंगे, आपके जीके रीजनिंग के भी बनेंगे, जो पैटर्न है वो पूरा फॉलो होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, डायग्नोसिस के अंदर आयरन चिलेशन विद डिफ्रोक्सामाइन, ठीक है। तो आपकी क्या फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके अंदर, तो आयरन चिलेशन विद डिफ्रोक्सामाइन, कि आप क्या करना है, इसको डिफ्रोक्सामाइन लगाना है साथ साथ में। इनिशिएशन ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट कल्चर, आपको जो अप्रोप्रिएट कल्चर लेना है, माइक्रो कल्चर लेना है, ठीक है। कल्चर सेंसिटिविटी का अगर आपको वो है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलानी है बच्चे को, या फिर क्रेनियल अल्ट्रासाउंड करना है, या फिर इनिशिएशन ऑफ ए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहेगा आंसर अपना, क्या हो रहा है सबसे पहले वो देखिए, लेफ्ट साइड में वीकनेस हो रही है, अटैक्सिया हो रहा है, तो हो सकता है उसको क्या साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रोक का, ठीक है। क्या हो सकता है उसको, स्ट्रोक। अभी अपना आंसर आप बता सकते हैं, थोड़ा और इजी हो गया आप तो MCQ। तो देखिए आयरन चिलेशन विद डिफ्रोक्सामाइन तो ये तब करोगे जब आप क्या करना है, क्रोनिकली आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो पेशेंट को। बट यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रोक को प्रिवेंट करने से पहले, सर्कुलेटरी फेलियर को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करना है, इनिशिएशन ऑफ ए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देना है। सर्कुलेशन के अंदर सिकल सेल एंड सिकल सेल्स की यहाँ पे क्या हो गई है, अगर एनीमिया होगा तो पेशेंट के अंदर क्या है, सिकल सेल्स का यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर आप क्या कर दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, तो सर्कुलेशन के अंदर सिकल सेल्स का जो लेवल है वो अगर सब मेंटेन होगा, और जो सर्कुलेटरी फेलियर नहीं हो पाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। आप जब इनिशिएशन करोगे स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग सिकल सेल, ठीक है। सिकल सेल के जो सर्कुलेटिंग को, इसके नंबर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, फ्रेश RBC है, ठीक है। सिकल सेप्ड RBC नहीं है, तो इससे क्या होगा कि ये जो
स्ट्रोक की जो साइन सिम्टम्स है, ठीक है, सर्कुलेटरी फेलियर्स वगैरह एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो स्ट्रोक की कंडीशन ये क्या होगी, सबसाइड होगी, बाकी हॉस्पिटलाइज कर रखो, आगे फर्दर एग्जामिनेशन करो, आगे फर्दर ट्रीटमेंट करो, बट आपकी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इनिशिएशन ऑफ ए स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मीफेप्रिस्टोन इज एन इफेक्टिव अबॉर्टिफिकेशन इफ गिवन विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स हुआ एक्सीडेंटल, अगर वहां पे लग रहा है कि भाई जो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज वगैरह किए तो वो सही से इफेक्टिव नहीं रहे, और अभी क्या हो गया, इंटरकोर्स हो गया, इसके जो विद इन 72 आवर्स के अंदर आपने क्या दे दिया उसको, मीजेप्रिस्टोन, ठीक है, मीफेप्रिस्टोन, सॉरी, मीफेप्रिस्टोन दे दिया, और इफेक्टिव भी कब तक रहती है, 72 आवर्स तक ये इफेक्टिव रहती है, तो ये भी एमसीक्यू ध्यान में रखना। तो देखो, मीफेप्रिस्टोन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये पूछ लिया आपसे कि मीफेप्रिस्टोन के अंदर होता क्या है, ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, हाई डोज एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, या फिर प्रोजेस्टिन ओनली। तो देखो, मीफेप्रिस्टोन के अंदर क्या रहता है, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट ये क्या कर देगा, जो फर्टिलाइजेशन वगैरह उन सब से क्या कर देगा, प्रिवेंशन में यहाँ पे हेल्प करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या एंटागोनिस्ट है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है, तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा तो क्या होगा, मेस्ट्रुअल साइकिल वगैरह वापस आ जाएंगे, तो मीफेप्रिस्टोन क्या है, एक तरीके से इसको अपन जब एक्सीडेंटल इंटरकोर्स हो रहा है तो उसके लिए अपन काम में ले सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए प्रेग्नेंट वुमन कम्स फॉर चेकअप एट 18 वीक, on examination she was found with uterine size that correspond to only 16 वीक, और आपने क्या किया, उसके डायग्नोस किया, असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद में आपने देखा कि वो 18 वीक की तो प्रेग्नेंट है, मगर उसका जो यूट्रस की साइज है वो कितनी है, अभी केवल और केवल 16 वीक की हुई है, 18 वीक तक वो यूट्रस आगे बढ़ा नहीं है। ऑन यूएसजी ओलिगोहाइड्रोमनियस वाज फाउंड, आपने यूएसजी किया अब, और आपने देखा कि ओलिगोहाइड्रोमनियस है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कम है, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियस में ज्यादा, ओलिगोहाइड्रोमनियस में कम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली कोज, अब इसका कोज क्या हो सकता है, फीटल एनीमिया, एनेंसिफली, रीनल एजेनेसिस, या फिर आईयूजीआर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्या रहेगा इसका आंसर। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रीनल एजेनेसिस, ठीक है, जो फीटस के अंदर क्या है, किडनी का प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो देखो, आप सभी को पढ़ा होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मेनली किससे बना होता है, फीटल यूरिन से, ठीक है, जब फीटल यूरिन ही कम रहेगा, नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि ओलिगोहाइड्रोमनियास तो होना है, तो इसकी वजह से क्या, रीनल एजेनेसिस की वजह से ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है। तो आप ये कब कैसे पता लगाओगे, यूएसजी करके, ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो फीमेल का जो यूट्रस की साइज ओनली 16 वीक की बता रहा है, तो ये इसकी वजह से हो रहा है कि वहां पे जो फीटस के अंदर किडनी डेवलपमेंट हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट एमसीक्यू, एजेनेसिस का क्या मतलब हो जाता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनीज, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल एजेनेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए यंग फीमेल प्रेजेंटेड विथ वेजाइनल ईचिंग एंड ग्रीन फ्रोजी वेजाइनल जेनाइटल डिस्चार्ज, ठीक है, एक यंग फीमेल है, उसको क्या है कि वेजाइनल ईचिंग रहती है और ग्रीन फ्रोजी वेजाइनल डिस्चार्ज उसके देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी वेजाइना इज सीन ऑन एग्जामिनेशन, आपने एग्जामिनेशन किया और कैसे आपको वेजाइना दिखी, स्ट्रॉबेरी शेप जैसी आपको वेजाइना वहां पे देखने को मिल रही है, स्ट्रॉबेरी का ऊपर से कलर रहता है वैसा, ठीक है। वोट विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस, अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, ओरल फ्लूकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, या फिर एजिथ्रोमाइसिन, पूछा गया एमसीक्यू है, आया था एग्जाम के अंदर।
तो देखिए ये जो यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, तो हो सकता है मदर को यहाँ पे क्या हो गया हो, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस वाले साइन सिम्टम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो क्या क्या रहेगी, मेट्रोनिडाजोल। तो आपको क्या आपको प्रेफर करना है, मेट्रोनिडाजोल जो टेबलेट है वो यहाँ पे फीमेल को जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो देखो दो कंडीशन हो सकती है, एक तो फीमेल कैसी है, नॉन प्रेग्नेंट, एक फीमेल कैसी है, प्रेग्नेंट। तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या डोज रखेंगे अपन, सिंगल डोज 2 ग्राम, सिंगल डोज ओरली। एंड अगर प्रेग्नेंट है तो मेट्रोनिडाजोल 250 mg TDS इंटू 7 days। ठीक है, इस प्रकार से अपन जो है यहाँ पे क्या करेंगे, डोज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसका, मेट्रोनिडाजोल का। अब देखिए अपन डिस्कस करेंगे वेजिनोसिस को लेके। सबसे पहले कौन सा आता है, बैक्टीरियल बैक्टीरियल वेजिनोसिस। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के अंदर, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो वेजाइनल फ्लोरा वगैरह जो है वो अगर यहाँ पे मिट जाएंगी तो जिसकी वजह से क्या आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पे गार्डिनेला का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से अगर वेजिनाइटिस हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और इससे क्या एमसीक्यू बनता है, तो देखिए मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस कौन सा है, तो बैक्टीरियल टाइप का है। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे भी अपन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल यहाँ पे भी अपन टैब दे सकते हैं। बट इसके अंदर क्या एमसीक्यू बनता है, इसकी आप जब लैब फाइंडिंग करोगे तो इसके अंदर किस प्रकार की सेल मिलेगी बैक्टीरिया के अंदर, तो क्लू सेल। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है कि क्लू सेल कहाँ, कौन से वेजिनाइटिस के अंदर पाई जाती है, तो बैक्टीरियल वेजिनाइटिस के अंदर यहाँ पे क्लू सेल के बैक्टीरियल क्लम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन कौन सा है, कैंडिडियासिस। अब यहां से एमसीक्यू आएगा तो क्या आएगा, मोस्ट कॉमन वेजिनाइटिस इन प्रेगनेंसी। पूछा हुआ एमसीक्यू है कि प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजिनाइटिस हो रहा है तो कौन सा होगा यहाँ पे, कैंडिडियासिस वेजिनाइटिस। और यहाँ पे डिस्चार्ज है वो कैसा निकलेगा, कर्डी वाइट डिस्चार्ज। ठीक है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अपन ड्रग कौन सी देंगे पेशेंट को, फ्लूकोनाजोल। ठीक है, फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग यहाँ पे अपन प्रोवाइड करवाते हैं। और फ्लूकोनाजोल है जिसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एज पॉसिबल है हमें क्या करना है, इसको टेबलेट फॉर्म में नहीं देना है इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर किस में देंगे अपन इसको, टॉपिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती है फ्लूकोनाजोल से, अपन तो क्या करेंगे इसको टॉपिकल फॉर्म के अंदर फीमेल को अपन प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड वन कौन सा होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस। ठीक है, जिसके अंदर ट्राइकोमोनियासिस वगैरह वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वेजाइना कैसी हो जाती है, सर्विक्स के साथ होता है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सर्विक्स या फिर येलो ग्रीन फूल डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रीनिश फूल डिस्चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके अंदर, ट्राइकोमोनियासिस वेजिनाइटिस के अंदर। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 29-year-old woman in her first trimester present with painless profuse vaginal bleeding। अब पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है और प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है, कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। हर ब्लड प्रेशर इज 130/90 mmHg। सी हैज फेशियल एंड हैंड एडिमा, उसको क्या हो गया है, फेशियल और हैंड एडिमा भी हो गया है। पेल्विक एग्जामिनेशन आपने किया और आपने देखा 24 वीक साइज यूट्रस, और इसका यूट्रस की साइज क्या है, 24 वीक के साइज का यूट्रस है। ठीक है, जितना 22 से अबव अम्बिलिकस यहाँ पे यूट्रस पहुंच चुका है। यूरिन एनालिसिस रिवील्स प्रोटीनूरिया, आपने फिर इसका क्या करवाया, यूरिन का एनालिसिस किया तो आपने क्या देखा कि उसको क्या हो गया है, प्रोटीनूरिया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब इतना सारा आपको मैंने बताया है, अब इसका आपने क्या डायग्नोसिस बनाया कि क्या हो सकता है उससे। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया के आप डायग्नोसिस देखिए, सिम्टम्स देखिए, एब्रेप्टिव प्लेसेंटा का देखिए, हाइडिटिफॉर्म मोल का पता लगाइए, और नॉर्मल प्रेगनेंसी तो ये है ही नहीं। ठीक है, आपके पास में ऑप्शन बचे 3, तो कौन सा डायग्नोसिस बनता है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है। सेकंड, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग वहाँ पे देखने को मिल रही है। ब्लड प्रेशर नियर बाय नॉर्मल है। फेशियल एडिमा, हैंड एडिमा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पेल्विक एग्जामिनेशन आपने किया तो आपको यूट्रस कितना देखने को मिला, 24 वीक साइज का, जो 24 वीक पे जितना यूट्रस रहता है उस साइज का आपको देखने को मिला। साथ में प्रोटीन यूरिया भी होता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में तो ये होता नहीं है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर भी
प्रोटीन नहीं देखने को मिलता है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा आपके पास में, हाइडिटिफॉर्म मोल। तो कौन सा आंसर रहेगा करेक्ट इसके अंदर, हाइडिटिफॉर्म मोल। तो देखिए हाइडिटिफॉर्म मोल से कुछ एमसीक्यू बनता है। तो यहाँ के देखो अपीयरेंस कैसा होगा यूट्रस का, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस, ठीक है। इसके अंदर जो मोल होते हैं उसका अपीयरेंस कैसा होता है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स के, ठीक है, अंगूर के गुच्छे के जैसे यहाँ पे क्या होगा इसका अपीयरेंस होता है, एग्जामिनेशन करते हैं तब पेशेंट का। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको इसके साथ में, इंक्रीज HCG लेवल, ठीक है, सीवियरली HCG का लेवल यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है। जितना नॉर्मल देखो HCG का लेवल प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ता है, बट हाइडिटिफॉर्म मोल में प्रेगनेंसी से भी 3rd टाइम ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइडिटिफॉर्म मोल हो रहा है, प्लस यहाँ पे किस प्रकार सिम्टम आते हैं, प्री एक्लेम्सिया के साथ साथ के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, लाइक क्या, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया किसके अंदर आपको देखने को मिलता है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया में। तो इस प्रकार के सिम्टम भी आते हैं। एडिमा किस में देखने को मिलता है आपको, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के अंदर। तो हाइडिटिफॉर्म मोल के कंबाइंड यहाँ पे डिसऑर्डर यहाँ पे बन के आती है, ठीक है, एक प्रकार की न्यूप्लास्टिक प्रॉब्लम है ये, ठीक है। तो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। HCG का लेवल यहाँ पे सीवियरली बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। साइन सिम्टम प्रीक्लेम्सिया के सिमिलर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, और ये बहुत जल्दी यहाँ पे क्या, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 24 वीक साइज का यूट्रस हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत रैपिड कंडीशन रहती है हाइडिटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 24-year-old विथ मैरिड लाइफ ऑफ 4 year अटेंड्स इनफर्टिलिटी क्लिनिक, ठीक है। एक 24 ईयर फीमेल है, ठीक है, शादी हुए हुए उसको कितना हो गया, 4 साल हो गया है, विथ रिकरेंट अबॉर्शन। अभी उसको क्या है कि रिकरेंट अबॉर्शन की यहाँ पे कंडीशन रहती है। ऑन फर्दर वर्कअप, आपने फर्दर आगे और आगे वर्क किया उस फीमेल के ऊपर, टेस्ट वगैरह करवाया आपने, सी फाउंड टू बी हैविंग सेप्टेड यूट्रस। और उसको आपको क्या देखने को मिला कि उसको क्या हो रहा है, सेप्टेड यूट्रस के। देखो यूट्रस की कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, अबनॉर्मल यूट्रस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक कंडीशन कौन सी होती है, सेप्टेड यूट्रस, ठीक है। उसके वहां पे क्या डायग्नोस हुआ है, विच सर्जरी हैज बेटर रिप्रोडक्टिव आउटकम। तो कौन सी आप ऐसी सर्जरी करोगे जिससे कि उसका अबॉर्शन नहीं होगा और रिप्रोडक्टिव आउटकम आप उसका बढ़ा दोगे। ऐसी फीमेल का आप क्या करोगे जिसके सेप्टेड यूट्रस है, उसकी सर्जरी क्या करोगे। सिंपल सा एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू है, ठीक है। स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी, टम्किंस मेट्रोप्लास्टी, ट्रांस सर्वाइकल हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ सेप्टम, नेक्स्ट जॉन्स मेट्रोप्लास्टी। देखो यूट्रस की सर्जरी को हम क्या कहते हैं, मेट्रोप्लास्टी। तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि जिसकी वजह से एक तो उसके अबॉर्शन नहीं होगा आगे जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी, तो दूसरा रिप्रोडक्टिव आउटकम भी हम उसका बढ़ाने के लिए अपन सर्जरी कौन सी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नया एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू है जिपमेर के अंदर, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये आ जाए। एम्स के अंदर डायरेक्ट एमसीक्यू ये नहीं आया था, बट इन सर्जरीज में से एमसीक्यू बना हुआ है, तो अपन ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यूट्रस का डेवलपमेंट होता कहाँ से है, तो आपको पता होना चाहिए मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। जब नॉर्मल कंडीशन से मुलेरियन डक्ट आके फ्यूज हो जाती है तो वो क्या क्या बना देती है, नॉर्मल तरीके का एकदम परफेक्ट यूट्रस बनाती है। बट इसके अंदर किसी प्रकार डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस के अंदर सेप्टम बन जाएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। उसी प्रकार से आप यूट्रस के अंदर भी क्या होती है, सेप्टम्स के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो प्रॉब्लम होगी तो कैसा होगा, कंप्लीट सेप्टम, दूसरा क्या होता है पार्शियल सेप्टम। तो देखिए कंप्लीट सेप्टम के अंदर जो है वो यूट्रस को क्या कर देगा, पूरा दो टाइप में, दो भागों के अंदर डिवाइड कर देगा, बट इनका सर्विक्स क्या रहेगा, एक ही रहता है। इसे क्या हम कहते हैं, कंप्लीट सेप्टम डिफेक्ट। और देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, यूट्रस का जो टॉप वाला पार्ट रहता है वो यहाँ पे क्या, इसके अंदर क्या होता है, सेप्टम वगैरह बन जाता है। तो ये कौन सा होता है, पार्शियल सेप्टम। तो यहाँ पे आप क्या सर्जरी करोगे कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, फीमेल के अंदर अबॉर्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है, ट्रांस सर्वाइकल स्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ सेप्टम, ठीक है। तो ये आप सर्जरी परफॉर्म करोगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी आउटकम बढ़ेगा, अबॉर्शन कम हो जाएगा, और जो प्रेगनेंसी 80 to 90% तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 24-year-old प्रीमी ग्रेविडा
प्रीमिगेविडा में क्या मतलब होता है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी जिसने कंसीव की है, अटेंड एएनसी क्लिनिक। अब वो क्या है, एंटीनेटल केयर क्लिनिक पे आई है, उसकी बीपी कितनी है 160/120 mmHg, हाई बीपी है। हर लैब फाइंडिंग शोज इंक्रीज लिवर एंजाइम, इंक्रीज एलडीएच, लो प्लेटिलेट काउंट। ठीक है, आपने क्या किया, इतनी ज़्यादा बीपी आपने देखी उसकी, तो आपको लगा कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती है, और आपने क्या किया, उसका डायग्नोसिस करवाया, लैब रिपोर्ट्स करवाई, और अब आपके पास में लैब रिपोर्ट आ गई है और आपने देखा कि उसके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, एलटी, एसटी वगैरह सारा बढ़ा हुआ है, एलडीएच का लेवल बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट काउंट भी कम आ रहा है। तो ये अब आपने क्या डायग्नोस कर दिया यहाँ पे, ए एएफएलपी है उसको, हेल्प है, हेपेटाइटिस बी हो गया है, या फिर ऑब्स्टेटिक कोलेसिस्टाइटिस हो गया, कोलेस्टेसिस हो गया। सबसे पहले तो कोई सा एमसीक्यू अगर आपको देखने को मिलता है और अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या पूछ रहा है और आपने थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ रखी है, तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, 160/120 mmHg। अब अपने आप को रिकॉल करो कि ये कंडीशन किस में देखने को मिल रही थी, प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपको बीपी बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, आप क्या समझ सकते हो इसको, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन आप समझ सकते हो। सबसे पहले तो आप यही समझो कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। अब अगर आगे आप और देखोगे तो आपको कुछ रिकॉल होगा, भाई गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, तो उसके अंदर भी बीपी हाई होती है। अब और आगे आओ, उसके कॉम्प्लिकेशन पे जाओ, कॉम्प्लिकेशन में आपने देखा तो कि हाँ यार, इंक्रीज लिवर एंजाइम बढ़ रहा था उसका, एंड लो प्लेटलेट काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो हाँ, ये किसकी कंडीशन हो सकती है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की है, कंफर्म हो गया। अब एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हेल्प सिंड्रोम। इसका आंसर भी क्या जाएगा, हेल्प सिंड्रोम। आपके पास में यहाँ पे 3 आवर्स रहते हैं, इनफ टाइम रहता है आराम से, अगर आप एक एक एमसीक्यू को सोल्व करने बैठोगे, आपके मोर देन इनफ टाइम आपके पास में वहाँ पे आपको मिलेगा। और बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और आराम से अपना आंसर सेलेक्ट करना है और ऑप्शंस को निकालते हुए जाना है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो एमसीक्यू को आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़ लो आप, ठीक है, बट गलत नहीं करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि परेशानी बहुत करती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो देखिए, हेल्प सिंड्रोम है, ये कब अकर होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आती है, प्रीक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन के अंदर आती है, कब अकर होता है, 3rd ट्राइमेस्टर, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है, एच से क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस, ईएल से क्या होगा, इलेवेटेड लीवर एंजाइम्स, एलपी से क्या हो जाएगा, लो प्लेटिलेट काउंट। तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, हेल्प सिंड्रोम में, जो किसके अंदर देख पढ़ते हैं अपन, प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, ठीक है। और बाकी हम टेस्ट सीरीज हम हमारी रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सीक्वेंस बेस और प्रैक्टिकल बेस हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, 10 मॉडल पेपर है, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पे नोट्स पैटर्न मिलेगा, लाइक 50 to 60 एमसीक्यूज वहाँ पे आपको सीक्वेंस बेस प्रैक्टिकल बेस एमसीक्यू मिलेंगे। बाकी आपका जो पैटर्न रहता है वो यहाँ पे नोट सेट का देखने को मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 200 एमसीक्यूज, 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं। प्राइस एकदम अफोर्डेबल से एकदम अफोर्डेबल रखिए, ठीक है। तो आप बिना सोचोगे भाई क्या इतना ज़्यादा प्राइस, आप देखोगे तो आप खुद से आपको लगेगा कि हाँ प्राइस कम है। तो आपको पता लगाने के लिए एक तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन पे आप जो डायरेक्ट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे आप जाके प्ले स्टोर से iOS से दोनों के लिए हमने अवेलेबल करवा दिए। पहले iOS के लिए नहीं था, अभी iOS के लिए अवेलेबल हो गया है, तो उसके लिए भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस आप तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आरएनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब के या फिर हमारे ऑनलाइन ऐप के कोर्स के स्टूडेंट्स वगैरह, तो मैक्सिमम सिलेक्शन ले, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, अपने पेरेंट्स की अच्छी फ्यूचर में उनके भी ड्रीम्स पूरे करें। तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन के अंदर। टिल नोट सेट हम क्या करेंगे, कंटिन्यू बेसिस पे आपके लिए लास्ट 1 to 1.5 मंथ से अपन डेली बेसिस पे अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीडियो लाइव क्लासेस चलती है। तो ये आपके लिए काफ़ी आपके हेल्पफुल रहेगी जिन्होंने कंटिन्यू क्लासेस देखी है, ठीक है। अपने यहाँ पे मोर देन 50% कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर 50% तो कम से कन्फर्म है कि मैं आपको बता दूंगा जब पेपर आएगा नोट सेट का, तो मैं आपको बता दूंगा कि इन टॉपिक में से आया है, टॉपिक हमने सोल्व करवाए हैं। अगर जिन्होंने टॉपिक पढ़े या फिर थोड़े क्वेश्चन भी हमने सोल्व करवाए हैं, तो उसके अंदर मैंने बताया कि देखो यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, इस प्रकार से एमसीक्यू पूछेगा आपसे,
तो ऐसा नहीं कि हमने केवल क्वेश्चन हमने श्योर हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमने कम सोल्व करवाए हैं, मगर हमने आपको मैट्रिक इतना ज़्यादा दिया है ना कि आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इससे एग्री भी करोगे। अगर आप एग्जाम देके आओगे और आपको रिजल्ट मिलेगा आपका, तो आप उससे एग्री भी करोगे। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।